राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और काफ़ी दिन बाद में हम क्लास लेने आ रहे हैं। कुछ काम की वजह से, कुछ तबीयत की वजह से ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल चुके हैं। बट अब नहीं होगा। हफ्ते में आपको 3 दिन क्लास रेगुलर, 3 दिन तो क्लास मिलेगी भाई। रेगुलर की तो मैं भी नहीं कह सकता कि रेगुलर मिलेगी आपको भी। जिस हिसाब से टाइम मैनेज होगा उस हिसाब से आपको क्लासेस मिलेंगी। पर हफ्ते में 3 दिन आपको क्लासेस मिलेगी, मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। ठीक है, तो मतलब हफ्ते में 3 दिन कोई भी दिन आपको क्लासेस मिल सकती है। तो आज हम जो हमने विविधता पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें आप क्लासेस आपने ली होंगी शायद, और नहीं ली तो ले लीजिए आप जल्दी से। उसके बिना आपको ये आगे का पार्ट आपको समझ नहीं आने वाला। तो हम आज उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं भाई। उसमें अपन ने समझा था कि विविधता क्या होती है, विविधता कैसे कैसे उत्पन्न हुई, किन किन कारणों से विविधता उत्पन्न हुई। तो इन चीज़ों का अपन ने बहुत विस्तार से अपन ने स्टडी की थी। आगे का जो पार्ट है वो ऐसा है कि विविधता के मतलब भौगोलिक कारण भी एक विविधता होती है। भौगोलिक कारण के बाद में अपन भौगोलिक कारणों के आधार पर लेके उनका उदाहरण लेते हैं। जो एनसीईआरटी में 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक तो नीचे वाले क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में जिसका दिया गया है केरल का, कौन से केरल राज्य का उदाहरण दिया गया है। और अगर ऊपर देखें अपन, उत्तरी दिशा में देखें तो उत्तरी दिशा में दे रखा है लद्दाख का। भाई दोनों क्षेत्रों में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या क्या है, किस कारण है, किस वजह से है, और वहाँ के लोग किस किस प्रकार से जीवन जीते हैं, तो इन सब में एक डिफरेंस होता है, अलग अलग विविधता होती है इसमें। तो इन सब के बारे में आज अपन डिटेल से यहाँ पे समझेंगे और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो ही रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे का क्लास, आगे का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हफ्ते में आपको 3 दिन क्लास मिलेंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, या फिर फ्राइडे की जगह सैटरडे भी हो सकता है। बाकी फ्राइडे को क्लास आपको मतलब हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस आपको मिलेंगी। तो और धीरे धीरे अगर मैं आगे कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लासेस आपको डालने की कोशिश करूँगा इस यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए इनको, और स्टडी का लाभ उठाइए, इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए, जितना हो सके उतना लाभ उठाइए। ठीक है, तो आगे का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो। हाँ दोस्तों देखो, जो आज का अभी पहला टॉपिक है ये है हम विविधता को कैसे समझें। भाई विविधता का अलग अलग कारण होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, मतलब वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हमने पढ़े पहले कि विविधता अलग अलग लोगों की वजह से होता है। भाई अलग अलग लोगों के सोच की वजह से होता है, उनके डिफरेंस की वजह से होता है, अलग अलग जगह पर बसाने की वजह से होता है, या फिर ऐसे मानने कि भाई अलग अलग धर्मों की वजह से होता है, अलग अलग जातियों की वजह से अपन ने विविधता को समझा था। भाई जैसे अपन ने विविधता को समझा कि पहले 4 जातियों का जाति द्वारा विविधता को समझा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद में एक नई जाति और उभरती हुई दिखी अपन को, जिसको अपन अछूत जाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते 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 बहुत सारी विविध प्रकार से अपन ने विविधता को समझा। भाई जैसे अपन बात करें विविधता, भाई भाषा के आधार पर, विविधता किसके आधार पे, भाषा के आधार पे बोलते हैं, धर्म के आधार पे बोलते हैं, रहन सहन के आधार पे बोलते हैं, सोच के अनुसार बोलते हैं। तो अलग अलग कारणों से विविधता को समझा। बट एक महत्वपूर्ण कारण हो रहा है कि महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो है भौगोलिक विस्तार, या फिर भौगोलिक विवरण बोलते हैं, भौगोलिक विस्तार बोलते हैं, भौगोलिक कारणों से बोलते हैं। क्योंकि भौगोलिक कारणों से क्या है, विविधता का अलग अर्थ निकलता है, अलग अपन उससे और ज़्यादा विविधता को समझ पाएंगे। तो ये अपन ने अपनी अभी लिखी, तो इसमें अपन पढ़ेंगे भौगोलिक स्थितियों के बारे में, भौगोलिक कारणों के बारे में, मतलब विविधता कैसे, किस तरह से उभरती हुई नजर आई अपन को, और किस तरह से विविधता अलग अलग भागों में विभाजित हुई। तो ये भौगोलिक कारण भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो अपन समझते हैं। देखो हम विविधता को कैसे समझे। ठीक है, देखो लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। भाई भौगोलिक कारण, जैसे मतलब कई जगह पे ठंड पड़ती है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कई जगह पे मीडियम लेवल का होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, कई जगह पे ज़्यादा ठंड, बर्फबारी होती है, कई जगह पे ठंड होती है पर बर्फबारी नहीं होती। तो ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, जैसे मतलब आज के टाइम में अगर सर्दियों का टाइम मौसम है तो कई जगह पे बर्फ हो रही है, कई जगह पे थोड़ी ठंड है, कई जगह पे थोड़ी कम है,
कई जगह पे कोहरा मचा हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों से भी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग विविधता है, ठीक है। तो ये एक भौगोलिक कारण भी है। अब मतलब जैसे जहाँ पे बर्फ पड़ रही है वहाँ के लोगों का अलग खान पीन होगा, अलग रहन सहन होगा, अलग पहनने का तरीका होगा। जहाँ पे नॉर्मल सी ठंड है, मतलब ठंड है पर कोहरा वगैरह बर्फ वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे पहनावा अलग होगा, वहाँ पे खान पीन अलग होगा, वहाँ पे रहन सहन अलग होगा। जहाँ पे मतलब नॉर्मल सी ठंड होती है वहाँ पे लोगों का आराम से खुलेपन में रहना पसंद करेंगे, या फिर मतलब जैसे उनका पहनने का कपड़ा अलग होगा भाई। दिन में उनको ठंड कम लगेगी, रात को जाके थोड़ा ठंड लगेगी तो रात को कपड़े पहन लेंगे, पर दिन में थोड़ा मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहनेंगे। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण ही अलग अलग लोगों का अलग अलग जीवन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो अपन आगे का देखो, जैसे मतलब एनसीईआरटी में दो जगहों का विस्तार विवरण दिया गया है, एक तो लद्दाख में और एक केरल में। तो केरल है वो समुद्री राज्य है, लद्दाख है वो बर्फीला पहाड़ी रेगिस्तानी राज्य है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, देखो जैसे समुद्र के पास में रहने वाले लोग और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग, भाई समुद्र के पास मतलब केरल की बात कीजिए तो अपन आगे पढ़ेंगे इनको, केरल को और लद्दाख को अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, और अच्छे समझेंगे उनको। तो समुद्र के पास में लोग पहाड़ी क्षेत्र मतलब लद्दाख वाला, ठीक है, तो लोगों में बड़ा फर्क होता है भाई, बहुत फर्क होता है। देखेंगे अपन क्या क्या फर्क होता है, किस प्रकार डिफरेंस होता है उनमें, बहुत सारे अंतर अपन को देखने को मिलेंगे। अभी अगर इस टॉपिक के बाद में सीधा वही टॉपिक अपन वही चालू करेंगे, लद्दाख और केरल वाला। तो पहले लद्दाख पढ़ेंगे फिर केरल पढ़ेंगे, ठीक है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों में खान पान में अंतर होगा, बल्कि वे जो काम करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। भाई खान पान और कपड़ों में अंतर नहीं होगा, उनके कामों में भी अंतर होगा। भाई समुद्री राज्य वाले इलाके हैं तो वो ज़्यादा समुद्र पर निर्भर रहेंगे, और जो मतलब लद्दाख वाले क्षेत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, वो मतलब अपने पशुपालन के लिए, अपने खाने पीने के लिए अलग व्यवस्था करेंगे। तो अलग अलग रहने का, अलग अलग खाने पीने का और काम करने का भी तरीका अलग उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे अपन देखें, ठीक है, अब देखो आगे मतलब ये क्या है, पुराने ज़माने में लोग दूर दूर तक यात्रा करते थे। भाई पुराने ज़माने में लोग दूर दूर, भाई पहले के जैसे अपन ने पिछले वाले लेक्चर में अपन पढ़ा कि पहले के टाइम में बस वगैरह, जहाज़ वगैरह या फिर हवाई जहाज़ वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह ये तो थे नहीं, गाड़ी वगैरह ये तो थे नहीं। रेलगाड़ी तो थी पर मतलब जैसे गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह ये तो थी नहीं। तो लोग क्या करते थे, बैलगाड़ियों पे या फिर पैदल यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो जहाँ पे जो अच्छी जगह लगी उनको, जो भी जगह उनको अच्छी लगती है वहीं पे वो बस जाया करते थे। भाई पहले आज के टाइम जैसे नहीं है कि ये मेरी ज़मीन है तो यहाँ पे बस नहीं सकते, पहले का ये नहीं था। पहले जहाँ पे जो जगह अच्छी लगी वहीं पे जाके वो बसने लग गए थे, ठीक है। तो ये यात्रा करते थे वो लोग, वो तो ऊँटों से, घोड़ों से द्वारा, पैदल या फिर पैदल जाते थे। अब यात्रा के कारण जो नई ज़मीन की तलाश करते थे, किसके लिए नई ज़मीन की तलाश की, क्यों कि भाई कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई ज़मीन की तलाश क्यों करते थे, अलग अलग कारण हो सकते हैं। अलग पिछले अपन ने लेक्चर में पढ़ा था, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे अपन बोले कि सूखे के कारण हो सकते हैं, सूखा, कई जगह पे सूखा या अकाल पड़ गया तो भाई वहाँ पे खान पीन, अब जीवन वहाँ पे जीना पर्याप्त तो है नहीं। तो वो लोग वहाँ के लोग क्या करेंगे भाई, अपना जीवन पर्याप्त करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करेंगे। और जहाँ पे जो जगह उनको अच्छी लगी वहीं पे क्या करने लग गए, वो वहाँ पे बसने लग गए और वहीं पे अपना व्यापार करने लगे, रोजगार करने लगे। अब वहाँ पे जाने के बाद उनमें बहुत सारा अंतर आता है भाई। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे मतलब मैं झुंझुनू का हूँ, राजस्थान से झुंझुनू हूँ, अगर मैं यहाँ से उठ के अगर मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, जैसे मतलब एमपी जा रहा हूँ या फिर आसाम जा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी जगह जा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ का खाने पीने का अंतर या फिर रहने का अंतर है, तो अंतर है वो वहाँ के अंतर से बिल्कुल डिफरेंस है भाई, बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें मैं मेरी रखूँगा, कुछ चीज़ें उनकी अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा। तो लोगों में मतलब जैसे नई जगह पे गए तो नई जगह पे उनका डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो नई जमीन की तलाश में इसलिए वो अक्सर बस जाया करते थे, मतलब नई जमीन की तलाश में जाती थी, यात्रा में बहुत समय लगता था भाई। कई लोग ऐसे तो कि भाई बहुत लंबे रास्ते होते थे भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा दूर जाना इतना संभव नहीं हो पाता था। तो उनको जो नज़दीकी में जो अच्छी जगह लगती थी वहीं पे जाके वो बस जाया करते थे, जो मतलब उनके व्यापार के लिए, उनके खान पीन के लिए, उनके रोजगार के लिए जो अच्छी जगह लगी उनको, और वहीं पर बस जाया करते थे। तो इस जमीन की तलाश में अक्सर वो बस जाया करते थे, ठीक है। अच्छा, सूखे कारण, अकाल कारण, युद्ध के कारण। भाई युद्ध के कारण जैसे मतलब युद्ध के कारण की मतलब ये है कि अगर जैसे पहले, आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, और पहले के टाइम में जैसे मतलब राजा महाराजा होते थे,
आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि राजा महाराजा थे, उनके अलग अलग सीमा होती थी। तो अपनी जो सीमा थी उनको वो एक राज्य मानते थे। तो मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य का जो राजा था, दोनों के बीच में अगर टकराव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो भाई वहाँ के आसपास की जो जनता है, वहाँ के आसपास की जनता है, वो युद्ध से बचने के लिए क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लानिंग करती थी। तो जो जगह उनको सेफ लगती थी वहाँ पे जाके वो बस जाया करते थे। तो ऐसे युद्ध के कारण भी इन जगहों पे जाकर बस जाया करते थे। ऐसे नई जगह की खान पान, भाई जैसे मैंने बताया अभी कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उनके खान पीन में अंतर आएगा, उनके रहन सहन में अंतर आएगा, उनके बोलचाल में अंतर आएगा, भाषा में अंतर आएगा। तो बहुत सारे तरीकों से उनके अंतर अपन को देखना पड़ता है। उसे इसी प्रकार विविधता का एक उभारंभ होता है, अलग दृष्टि से विविधता उत्पन्न होती है। तो एक ये भी है, जैसे आदतों को स्वीकार कर लेते हैं, भाई वहाँ की आदत, जैसे मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, किसी यहाँ से दूसरी जगह जाऊँगा, तो वहाँ की भाषा है, वहाँ का खान पीन है, तो उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो उनको मेरे को उनको देख के भाई वहाँ के उनके साथ रहूँगा तो मतलब मैं खुद ऑटोमेटिक उन चीज़ों को, आदतों को स्वीकार करने लग जाऊंगा कि भाई ये ऐसा करे तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो ऐसे ही जहाँ वो पहले के लोग थे वो एक जगह दूसरी जगह थे, वहाँ दूसरी जगह के लोग थे, वहाँ की जो आदतें थी, वहाँ का जो खान पीन था, वहाँ का जो रहन सहन था, वो सब क्या करते थे, एक अपने अंदर भी वो खुद भी स्वीकार कर लेते थे और खुद भी उन तरीकों की जगह उन्हीं तरीकों से अपना काम करने लगते थे, रोजगार चलाते थे, अपना पेट भरते थे। तो ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। आगे देखो, जो विविधता का एक कारण बन जाती है, तो इसी प्रकार से विविधता एक कारण बन जाती है। अपन जैसे इसमें अभी एक बार और देख लो कि क्या पढ़ा अपन ने। देखो कि लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों के से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। पर जैसे मैंने अभी बताया कि भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वातावरण होता है, तो वातावरण के हिसाब से लोगों का जीवन होगा, और लोगों का जीवन उसी वातावरण के हिसाब से लोगों का जीवन होगा, तो अलग अलग विविधता उत्पन्न होगी। तो एक ही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे समुद्र के पास रहने वाले, भाई समुद्र के पास रहने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा समुद्र पर निर्भर होते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो ऐसे मतलब जैसे अलग अलग तरीके की जो उनका वो वहाँ समुद्र वाले लोग अलग, मतलब गर्मी में ज़्यादा पड़ेगी, मछली पर निर्भर रहेंगे, मतलब समुद्र पर निर्भर रहेंगे, और उनका अलग व्यापार होगा वहाँ पे। अगर भाई समुद्र है तो पानी ज़्यादा होगा, तो मतलब जो मसाले वगैरह ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो उनका व्यापार करने का तरीका अलग होगा। तो मतलब जैसे इनकी विविधता अलग है। पर जैसे अपन पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में भाई पानी नहीं होता, इतना पानी नहीं है, सूखा रेगिस्तान है, तो वहाँ का खान पीन अलग होगा। भाई जैसे वहाँ के लोग क्या करेंगे, भाई पशुपालन करेंगे और पशुपालन पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे। वहाँ पे उन पशुओं से प्राप्त होने वाले कुछ जैसे ऊन वगैरह है, वो प्राप्त होते हैं, या फिर और भी जो पशुओं को पालते हैं उनको बेचते हैं तो उनसे पैसे प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनका अंतर हो गया। तो देखो दोनों में कितना अंतर आपको डिफरेंस दिख रहा है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो एक चीज़ ये भी है, जब बड़ा फर्क होता है केवल वहाँ के लोगों कपड़ों में नहीं, मतलब कपड़ों में जैसे पहाड़ी क्षेत्र वाला तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे, भाई ठंड ज़्यादा पड़ेगी। अगर ठंड ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे तो क्या होगा कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब भारी कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। तो उनका अलग होता है, भाई पहनावा अलग होगा। अगर बात करें समुद्र क्षेत्र वाले में, समुद्र क्षेत्र में समुद्र के इलाकों में जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ के लोग क्या कर देंगे, मतलब पतले कपड़े पहनने पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक खान पीन, कपड़ों का भी डिफरेंस होता है। खान पीन, भाई खान पीन जैसे अगर समुद्र की बात करें तो वहाँ पर मछली वगैरह खाते हैं और चावल वगैरह खाएंगे, ठीक है, और अन्य जैसे वहाँ के जो प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अब उनका सेवन करेंगे, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे मतलब पशुपालन से प्राप्त होने वाले दूध, घी, छाछ वगैरह खाएंगे, घी वगैरह खाएंगे, ठीक है। अब मांस वगैरह तो खाते हैं बट मछली वगैरह तो खा नहीं सकते भाई। मछली वगैरह तो समुद्र में मछली पा जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में समुद्र कहाँ से आए, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो इनके खान पीन में भी अंतर होता है। तो इस प्रकार से जैसे बल्कि वे जिस प्रकार काम करेंगे, अब वो काम करेंगे वो भी अंतर होगा। भाई अगर समुद्री क्षेत्र की बात करें अपन, समुद्री क्षेत्र वाले क्या करेंगे, भाई वहाँ के जो अपना फसल बोते हैं उनसे रोजगार करेंगे, मसाले वो बोएंगे उनसे व्यापार करेंगे, उनसे रोजगार चलाएंगे, ठीक है। तो उनका काम करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। समुद्र में जाएंगे
और पहाड़ी क्षेत्र वाले क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र वाले क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र वाले जैसे पशुपालन में निर्भर होंगे तो उनका काम करने का तरीका अलग होगा। भाई किस प्रकार से काम करना, किस प्रकार रोजगार बिताना, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में लोग दूर दूर तक यात्रा करते थे। भाई पुराने ज़माने, जैसे पिछले लेक्चर में अपने पढ़ाई था कि पुराने ज़माने में लोग मतलब बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे। भाई यात्रा क्यों करते थे, वैसे मतलब अगर अपने पढ़ेंगे अपन लद्दाख का और केरल का, तो बाहर के लोग जो व्यापारी थे वो भी आए यहाँ पे, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, ऐसे मतलब अलग अलग धर्म के लोग आए यहाँ पे, और उनकी वजह से अलग अलग धर्म उत्पन्न हुए भारत में, और उनकी वजह से ही विविधता का नया उभारंभ शुरू हुआ था। ठीक है, तो यात्रा करते थे। अब पहले गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह ये तो थी नहीं भाई, बाइक वगैरह नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, हवाई जहाज वगैरह नहीं थे, तो ये सब तो चीज़ें थी नहीं भाई। मतलब यातायात के लिए क्या उपलब्ध होते थे उनके पास, ऊँट के द्वारा यात्रा करते थे, घोड़े के द्वारा, या फिर पैदल। भाई जिनके पास ऊँट और घोड़े थे तो वो उनके द्वारा, और जाके बाकी लोग क्या करते थे, पैदल ही प्रस्थान करते थे। अलग अलग कारणों से प्रस्थान करते थे, जैसे मतलब नई यात्राएं, नई ज़मीन की तलाश में। अभी नई ज़मीन की तलाश में पहले मतलब ये है कि कई जगह पे सूखा अकाल पड़ गया तो वो नई ज़मीन की तलाश में, या फिर अपन ऐसा बोले कि भाई कई एक राज्य से दूसरे राज्य वाला उनके राजाओं के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं जिनको मतलब एक्चुअल में अपन देखें तो जैसे ब्राह्मण की बात तो नहीं करेंगे, पर अब जैसे शूद्र होते हैं या फिर वैश्य होते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, वैसे तो मतलब जैसे व्यापार के लिए एक दूसरे जगह पे, पर शूद्र लोग होते थे मतलब वो बचने के लिए, युद्ध से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए, या फिर किसी भी कारण, अलग अलग कारण हो सकते, बहुत अन्य कारण थे, सूखा काल पड़ने के कारण, तो उनके कारण क्या करते एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान करते थे, और जहाँ पे जो नज़दीक उनको अच्छी जगह लगती थी वहाँ पे वो जाके फंस जाया करते थे और अपना रोजगार चलाते थे, अपना पेट भरते थे। ठीक है, तो इन्हीं ये चीज़ें अपन ने पढ़ी भाई। खान पान में अंतर है, और आदतों में अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग आदतों में भाई उनकी जो आदत थी उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, अलग अलग जगह की आदत उनका स्वीकार करना पड़ेगा भाई, अलग उनका खान पीन अलग स्वीकार करना पड़ेगा, उनका पहनावा स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी जो काम करने का तरीका है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनकी आदतों को मतलब ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनको उनको आप स्वीकार करना पड़ता है। तो ये अपना टॉपिक है, इसको लिखो आप एक बार, आगे अपन इसे आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं बताया कि अपन 2 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में और केरल के बारे में। तो जैसे पहले अपन लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता कि भाई जहाँ पे मतलब केवल बालू जो मिट्टी होती है वो ही रहे। रेगिस्तान का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पे कुछ उपजाऊ ना हो, ठीक है, पेड़ पौधे उपजाऊ ना हो, खेती वगैरह ना हो सके, तो ये ऐसी चीज़ें वो उनको रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो जिससे मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जो ठंडा रेगिस्तान, मतलब ये ठंडा रेगिस्तान इसलिए कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहाड़ है तो यहाँ पे खेती वगैरह संभव नहीं है, तो ये रेगिस्तान कहा जाता है, इसको रेगिस्तान बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान मतलब बर्फबारी होती है यहाँ पे, लगभग हर वर्ष मतलब लगातार बर्फ़ होती है यहाँ पे, बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, लद्दाख जम्मू कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, कहाँ पे है, पूर्वी हिस्से में, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। मतलब जहाँ पे कुछ उपजाऊ ना हो तो वह रेगिस्तानी होता है। वर्षा नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर क्या होती है, बर्फबारी होती है, बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। हर वर्ष बर्फबारी होती रहती है, हर वक्त। सर्दियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों के टाइम पे भी बर्फ़ होती रहती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वर्षा। ठीक है, यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से, मतलब लगभग ये बर्फ़ से ही ढका हुआ होता है। पीने के लिए पानी, भाई पीने के लिए जो पानी, मतलब पीने का जो पानी होता है उनके लिए क्या करते हैं, ये गर्मी के महीनों में क्या करते हैं, गर्मी के महीनों में जो पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है ना उन पर निर्भर रहते हैं। भाई गर्मियों के समय में जो बर्फ़ पिघलती है उनसे जो पानी प्राप्त होता है उस पर ये निर्भर रहते हैं पूरे साल भर। ठीक है, पूरे साल भर उस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। भाई खेती तो बहुत कम संभव है। खेती क्यों संभव है बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे लगभग हर वर्ष मतलब लगातार बर्फ रहती है यहाँ पे।
ठीक है। बर्फ रहती है तो भाई कोई स्थान ऐसा बचता ही नहीं है कि जहाँ पे वह खेती कर सके, खेती उपजाऊ हो सके। इसलिए यहाँ पे खेती बिल्कुल 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 संभव नहीं है, बहुत 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 कम संभव होती है यहाँ पे, बस बिल्कुल। ठीक है। पशुपालन प्रमुख पैसा, भाई यहाँ पे प्रमुख पैसा, जो प्रमुख पैसा मतलब व्यापार, काम क्या है इनका, प्रमुख प्रमुख काम है पशुपालन करना। भाई ये पशुपालन से ही अपना व्यापार करते हैं और अपने पशुपालन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। अब पशुपालन में क्या क्या, भाई जैसे अपन ने पढ़े कि यहाँ के लोग यहाँ के लोगों के हर परिवार में, हर परिवार के पास कुछ गाय होती है। भाई गाय रखते हैं, ये बकरी रखते हैं। ये बकरी खास किस्म की बकरी होती है ये, जिससे एक ऊन प्राप्त होता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा पश्मीना ऊन। भाई पश्मीना ऊन जैसे अपने इलाकों में बेचने के लिए आते हैं, पीछे रख के कंबल, कश्मीरी ऊन ले लो, कश्मीरी कंबल ले लो, कश्मीरी कंबल ले लो। तो वो कश्मीरी कंबल किससे बनी होती है, वो पश्मीना ऊन से बनी होती है। और पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, एक बकरी से प्राप्त होता है, एक खास किस्म की बकरी होती है ये, इससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। और याक होती है, याक मतलब गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, याक पालते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं, मतलब मांस वगैरह, बकरियों का मांस खाते हैं, बकरों का मांस खाते हैं, तो मतलब मांस वगैरह खाते हैं। क्यों मांस वगैरह क्यों खाते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है, और ठंडा इलाका है तो भाई ठंडा इलाका में शरीर में मतलब अगर मांस वगैरह खाएं तो गर्मी उत्पन्न होगी, तो जिससे क्या होगा, ये अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे, उनको इतनी ठंडे नहीं लगेगी, इसलिए मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है। तो ये तीन पॉइंट और है इसमें, और आगे अपन पढ़ते हैं, और ही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। देखो सबसे पहले क्या है कि भाई ये लद्दाख पूर्वी जम्मू और कश्मीर पूरे समय पहाड़ियों में बसा हुआ इलाका है। वर्षा नहीं होती, वर्षा क्यों नहीं होती कि भाई यहाँ पे लगातार बर्फबारी रहती है, बर्फ रहती है, तो इसलिए वर्षा बिल्कुल नहीं होती। और गर्मी के जो महीने में जो बर्फ पिघलती है, उन पर क्या करते हैं, ये पीने का पानी का मतलब पीने का पानी इनसे प्राप्त होता है, बर्फ पिघलने पर पीने का पानी प्राप्त होता है ना, तो उसी से ही ये अपना पूरा साल भर अपना व्यतीत करते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे क्या है, बारिश बिल्कुल नहीं होती। पशुपालन प्रमुख पैसा है यहाँ का, मतलब क्या पालते हैं ये, हर परिवार के पास ये, हर परिवार पालता है ये, क्योंकि भाई यहाँ पे व्यापारी इनका यही करते हैं, व्यापारी करते हैं इनका ये, इन्हीं से इनका जीवन व्यतीत होता है। इसी वजह से यहीं पर ये रहते हैं। यहाँ के लोग वैसे कुछ गाय रखते हैं, गाय भी रखते हैं, बकरी रखते हैं, याक रखते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन वगैरह, घी वगैरह ये खाते हैं। ठीक है। मांस वगैरह खाते हैं, तो ये इनका खान पीन होता है, और इसी प्रकार ये जीवन व्यतीत करते हैं। आगे चलो इतना लिखो आप, एक बार आगे वाले पॉइंट और लिखते हैं अपन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ तो देखो आगे, जैसे अपने 3 पॉइंट पढ़ लिए, तो चौथा पॉइंट देखो, पश्मीना शॉल। जैसे मैंने क्या बताया था अभी कि जो लद्दाख के लोग हैं वो विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं, जिनसे क्या प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। तो देखो उसी से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, और जिसका नाम सुनते हैं कश्मीरी शॉल के नाम से अपन जानते हैं उसको। तो एक वो किससे बनी होती है, पश्मीना ऊन से बनी होती है पश्मीना शॉल। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। क्या पालते हैं, बकरी। और जिससे क्या प्राप्त होता है अपन को, इनको क्या प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है। पश्मीना ऊन मिलता है, और यह ऊन बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगी होती है, बहुत कीमती मतलब इनकी प्राइस, ये पूरे इंडिया में लद्दाख में ही पाई जाती हैं, इसलिए इनकी कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा होने के कारण है ना, ये बहुत महंगी भी होती है। इनकी जो कंबल वगैरह बनाई जाती है ना, वो बहुत महंगी होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं इसमें। देखो आगे, मतलब जो लोग होते थे, यहाँ के लोग होते थे, मतलब लद्दाख के लोग क्या करते हैं, जो बकरी होती है, बकरी पालते हैं, उनसे पश्मीना ऊन निकालते हैं, पश्मीना ऊन, ठीक है, पश्मीना ऊन इकट्ठा करते हैं, और पश्मीना ऊन किन को बेचते हैं, जो कश्मीर के व्यापारी। भाई लद्दाख में तो कोई मशीन वगैरह, कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं इनकी, तो कश्मीर में व्यापारी रहते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाए रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, वो बेचते हैं। और कश्मीर में ही इन पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। ठीक है। तो देखो लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में ही कश्मीरी शॉलें बुनी जाती है। ठीक है। महत्वपूर्ण बातें, अब लद्दाख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए आप एक बार। कद छोटा होता है इनका, रंग गोरा होता है। भाई रंग गोरा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ठंड रहती है, गर्मी नहीं रहती, तो इसलिए ऑटोमेटिक कलर होता है, वो साफ रहता है। ठीक है। अत्यधिक ठंड होती है यहाँ पे, और विशेष पहनाव मतलब ठंड ज़्यादा रहेगी तो पूरे
कपड़े, जैसे मतलब आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा कि विशेष पहनावा क्या है, आपको चित्र दिख रही होगी, लुगाई दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक दो चित्र दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप देख लीजिए एक बार, ऐसा पहनावा रहता है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु सबसे पहले पहुंचे यहाँ पे। सबसे पहले कौन पहुंचे यहाँ पे? बौद्ध धर्म के पूछे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे सबसे पहले पहुंचे यहाँ पे। मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब जो व्यक्ति थे वो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचे हैं। और इन जब मतलब कश्मीरी सोल के बारे में और लोगों को भी पता चला, मतलब कोई लोग थे, एक दो लोग थे जो घूमने आए होंगे, तो उनके द्वारा ही अन्य लोगों को पता लगेगा होगा। और उन्हीं के बीच में तो कश्मीरी इस ऊन की वजह से या कश्मीरी सोले की वजह से, कश्मीरी सोल है इनकी वजह से ही इनका व्यापार करने के लिए जो बाहर के लोग थे, इस्लाम धर्म के लोग थे, वो भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। और जिससे क्या आया? इस्लाम धर्म में आया। उनके धर्म क्या क्या है यहाँ पे? इस्लाम आया। मतलब मध्य एशिया के जो लोग थे व्यापारी पश्मीना सोल के लिए आए, यहाँ पे व्यापार करने के लिए पश्मीना सोल के लिए यहाँ पर आए। और इस्लाम और बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म यहाँ पे है, माना जाता है। और ये व्यापारी आए ना, तो इन्हीं से क्या आया? इस्लाम धर्म में यहाँ पे आया। तो ये बात हो गई लद्दाख की। तो लद्दाख में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। लद्दाख में जैसे अपन ने शुरू में पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने कि रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है ये, ठीक है। रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और जो लोग होते हैं वो पीने के पानी पर निर्भर होते हैं। पीने का पानी मतलब जैसे बर्फ़, गर्मी के टाइम पे बर्फ़ पिघलती है ना, उसका जो पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसी पर ही पूरे साल भर वो निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस पर होते हैं। दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ा कि भाई लोग यहाँ पे पशुपालन उनका प्रमुख पैसा होता है, व्यापार होता है, पशुपालन प्रमुख पैसा होता है इनका। मतलब कुछ गाय पालते हैं, हर परिवार पालता है ये, लगभग सभी परिवार ये पालते हैं। गाय पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, याक पालते हैं। तो इनसे क्या करते हैं? इनका ये व्यापार करते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं। तो जिससे, और बकरी पालते हैं, बकरी से क्या मिलता है? इसको पश्मीना ऊन मिलता है। और पश्मीना ऊन किसको बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और कश्मीर के व्यापारी क्या करते हैं? उनको पश्मीना सोले में, कश्मीरी सोलों में, मतलब सोल में बदल देते हैं। और इन्हीं से ही इनका रोजगार चलता है। और ये बहुत महंगा होता है। पश्मीना ऊन क्या होता है? बहुत ही महंगा होता है। अब जैसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? इनकी कद छोटा होता है, रंग गोरा होता है, अत्यधिक ठंड की वजह से इनका विशेष पहनावा होता है। बौद्ध भिक्षु सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। मध्य एशिया के लोग व्यापारी, मतलब जैसे मध्य एशिया लोगों को पता चला कि भाई लद्दाख में कश्मीरी ऊन मिलता है, मतलब एक विशेष प्रकार का ऊन होता है, वो प्राप्त होता है। तो उस ऊन को आकर्षित होकर ये क्या करते हैं? यहाँ पे लद्दाख में आ जाते हैं। और लद्दाख में आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जाके बसने लग जाते हैं। और इसी से क्या आया? इस्लाम धर्म में आया। और इस्लाम और बौद्ध धर्म यहाँ पे प्रमुख धर्म में है। तो ये बात होगी लद्दाख की। आप इसको लिखो। आगे वाला अपन जो केरल वाला जो राज्य, केरल राज्य के बारे में जो जैव विविधता कैसे है वो पढ़ेंगे अपन। लिखो एक बार इसको। देखो, लद्दाख के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं केरल के बारे में। कुछ पॉइंट हैं, आगे अपन और भी लिखेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो अपन को लिखने हैं, ठीक है, जिनको समझना अपन को, ठीक है। तो आगे देखो, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र में बसा हुआ एक राज्य है ये, ठीक है। समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ पे समुद्र बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक तरफ तो समुद्र है, दूसरी तरफ मतलब पहाड़ी हैं। तो पहाड़ी के कारण मतलब जो वर्षा जल होता है वो इकट्ठा होके एक समुद्र का निर्माण लेता है। मतलब समुद्र में वो पानी गिर जाता है, जिससे मतलब हर लगभग यहाँ पे समुद्र मतलब पानी बना रहता है। अधिकतर पानी रहता है यहाँ पे। पहाड़ियों पे पानी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अक्सर पानी रहता है यहाँ पे। पानी कभी मतलब रुकता नहीं है, चलता रहता है पानी, बहुत पानी है यहाँ पे। तो इसलिए समुद्र रहता है, समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ पहाड़ी से, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। मसाले उगाते हैं ये लोग, यहाँ के लोग मसाले उगाते हैं, मसाले पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे काली मिर्च हो गई, कौन सा मसाला? काली मिर्च होगी, इलायची होगी, लौंग होगी, आदि उगाए जाते हैं। मतलब इन मसालों का व्यापार करते हैं ये लोग। अब ये जो मसाले देख के बाहर के लोग भी यहाँ पे आने लग गए, जिनके बारे में अपन आगे वाले पॉइंट में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। मतलब बाहर के जो व्यापारी थे वो बहुत आकर्षित, इन मसालों से कारण बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और ये भारत में मतलब केरल राज्य में आगे बसने लगे। और उन्हीं के कारण विविधता का एक नया प्रारंभ हुआ, जिससे विविधता बढ़ती गई। और यहाँ पे वो व्यापारी यहाँ पे आने लगे, यहाँ पर आए और यहाँ पे आके क्या करने लग गए? बसने लग गए।
और बसने लग गए तो यहाँ के महिलाओं से शादी की और उनसे एक अलग प्रकार की विविधता उत्पन्न हुई। ठीक है, वर्षा तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है तापमान अधिक होता है। ठीक है, वर्षा अधिक तापमान अधिक, चावल की खेती सबसे अधिक है, नारियल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको देखने को मिलता है अंतर लद्दाख में और केरल में। भाई वहाँ पे वर्षा बहुत कम हो रही थी, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे तापमान एकदम कम है, ठीक है, माइनस में भी तापमान चल जाता है, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है। वहाँ पे खेती संभव नहीं है, यहाँ पे चावलों की खेती हो रही है। भाई चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, इसलिए और वहाँ पे कोई पेड़ पौधा उगने की मतलब अपन सोच नहीं सकते पेड़ पौधा उगे, फिर ऐसा नहीं इलाका रह गया। यहाँ पे नारियल के पेड़ ज़्यादा उग रहे हैं, नारियल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनमें एक अंतर अपन को दिख रहा होगा, अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे चावल की खेती, चावल और मछली इनका प्रमुख भोजन होता है। वहाँ का प्रमुख भोजन क्या था, मतलब मांस था, और इसके साथ पशुओं से प्राप्त होने वाले छाछ, दही, घी, मतलब ये उनका प्रमुख भोजन था। लंबे व सांवले लोग होते हैं, ये यहाँ पे लंबे होते हैं लोग और सांवले कलर के लोग होते हैं। और लद्दाख में कद छोटा, मतलब थोड़े कद में छोटे होते थे और रंग में गोरे होते थे। तो एक अंतर आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, सर्दी नहीं, अंततः विशेष पहनावा, यहाँ पे सर्दी नहीं है बट वहाँ पे सर्दी थी, तो सर्दी नहीं है तो यहाँ पे अलग पहनावा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा अलग पहनावा केरल का, और वहाँ पे सर्दी थी तो वहाँ पे अलग पहनावा होता था। ठीक है, तो ये एक विशेष पॉइंट हो गए। इसके आगे आप आगे देखते हैं, पर ये लिखो आप एक बार। हाँ, तो आगे देखिए क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन आए, अरबी आए, यहूदी व्यापार करने के लिए यहाँ सबसे आए। सबसे पहले केरल कौन कौन आए, अरबी और यहूदी व्यापार करने के लिए केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए। और ये भी माना जाता है, जो एनसीईआरटी के द्वारा माना जाता है, मतलब भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। किनको, थॉमस को, संत थॉमस को दिया जाता है, जो कब आए यहाँ पे 2000 साल पहले आए। और कौन था संत थॉमस, ईसा मसीह के धर्मदूत था। ठीक है, तो यहाँ पे केरल आया है। अरब से भी कई व्यापारी यहाँ पे आकर बस गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और यहाँ पर आकर वो करने लगे, यहीं पर बस गए और व्यापार करने लगे, अपना रोजगार चलाने लगे, अपना रोजगार करने लगे। ठीक है, इब्न बतूता ने जो करीबन 700 साल पहले यहाँ पे आया था, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतलब भाई इब्न बतूता क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहता। तो अपनी यात्रा करने के लिए एक उसने मतलब अब जो जहाँ पे यात्रा करता उन वहाँ की एक विशेषता अपने पन्नों में या फिर अपनी किताबों में उतारता था। तो अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों का जीवन विवरण किया। और उन यात्रा वृत्तांत में उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पे भारत में मुसलमानों का जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा जीवन मुसलमानों के बारे में ऐसा उसने लिखा। किसने, इब्न बतूता ने। वास्को डी गामा भी पानी के जहाज से आए, और वास्को डी गामा पानी के जहाज से आए ना, इसी के कारण जो पुर्तगाली थे उनको इस समुद्री रास्ते का पता लगा, जहाँ जिस तरफ मतलब वास्को डी गामा जिस रास्ते से आए थे ना, समुद्री रास्ते से आए थे जहाज से, तो उसी रास्ते का पुर्तगाली को समुद्री रास्ते का पता लगा और पुर्तगाली भी यहाँ पे आए, भारत में आए। ठीक है, तो पुर्तगाली यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना, मतलब भाई वास्को डी गामा की वजह से ही पुर्तगाली समुद्री रास्ता को जान पाए और उन्हीं की वजह से पुर्तगाली यहाँ पे आ पाए। ठीक है, इन ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें इस्लाम का, यहूदी, ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म प्रमुख शामिल है। भाई जो केरल में आज वर्तमान की अपन देखें आज भी आप अगर वर्तमान आप केरल कभी घूमने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे धर्म देखोगे आप। धर्म मतलब जैसे कौन कौन से धर्म, इस्लाम धर्म होगा, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म आपको वहाँ पे शामिल मिलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बट देखो इस्लाम, हिंदू धर्म तो यहाँ से पहले से था। तो पर क्या हुआ कि हिंदू, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, पुर्तगाली और अंग्रेज, भाई ये तो थे नहीं पहले क्या था, यहाँ पे हिंदू धर्म था। अब ये आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, कौन कौन आए, यहूदी आए, इस्लाम आए, ईसाई आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। और व्यापार करने के लिए आए तो यहीं पर आगे क्या करने लगे, वो भस गए, यहीं पे आके वो भस गए। और भस जाने की वजह से ही उनमें एक मिश्रित संस्कृति, आप केरल में एक मिश्रित संस्कृति का
प्रारंभ हुआ, या फिर विशेष मिश्रित संस्कृति है वो अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है भाई। सबसे पहले अरबी आए, यहूदी आए केरल व्यापार करने के लिए। उसके बाद में ईसा मतलब ये कहा जाता है कि 2000 साल पहले संत थॉमस आए थे, ईसा मसीह के धर्मदूत आए थे, और इन्हीं के कारण ईसाई धर्म को यहाँ पे श्रेय माना जाता है। उन्हीं की वजह से ही ईसाई धर्म को वहाँ पे ईसाई धर्म को मतलब लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, अरब के व्यापारी यहाँ पर आके बस करने लगे। इब्न बतूता ने मतलब अपनी पुस्तक में यात्रा वृत्तांत के कारण जो पुस्तक उन्होंने लिखी, उस पुस्तक में लिखा कि मुसलमानों का जीवन यहाँ पे बहुत सुखद है। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज से आए, और वहाँ पानी के जहाज से आने पर पुर्तगालियों को इस समुद्री रास्ते का पता लगा, और वो भी क्या करने लगे, भारत तक आए। वो भी क्या है, भारत तक आए। और इन्हीं ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, इन्हीं अलग अलग बाहर के लोगों के आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे विभिन्न धर्मों का पालन होता है। जैसे कौन कौन से धर्म, इस्लाम धर्म है, यहूदी है, ईसाई है, बौद्ध है, हिंदू धर्म पहले से यहाँ पे था। तो ये धर्म में मतलब प्रमुख धर्म यहाँ पे केरल में पाए जाते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, पुर्तगाली, अंग्रेज हैं। ये क्यों आए यहाँ पे, मसालों से आकर्षित हुए, मसालों के कारण यहाँ पे आकर्षित हुए, और मसालों के कारण यहाँ पर आकर्षित होने के कारण ही वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, और यहीं पर आके बसने लगे। और बस जाने के बाद भाई दूसरे देश का अगर यहाँ पे इंसान लोग आके रह रहे हैं, तो उनसे क्या होती है कि भाई एक अलग संस्कृति का, जो मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। क्यों होता है कि कुछ संस्कृति यहाँ की मौजूद होती है, और कुछ संस्कृति मतलब खुद की वो अपनी शामिल कर लेते हैं, जिससे एक मिश्रित संस्कृति का उन्होंने मतलब अपन को प्रारंभ देखने को मिला, उभारम देखने को मिला, उत्पन्न होती हुई दिखी अपन को। ठीक है, तो एक मिश्रित संस्कृति अपन को बनती हुई दिखी। तो ये पॉइंट है, आप इसको लिखो। इसके आगे वाले पॉइंट और लिखते हैं मैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इसके आगे वाला देखते हैं कि यहाँ पे क्या कौन आए थे, मतलब जैसे यहूदी, अरब के व्यापारी, यहूदी आए थे, इस्लाम आए थे, अंग्रेज़ आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। तो अपन ने इनके बारे में देख लिया। अब जैसे यहाँ पे चीन भी आया था। कौन आया था, चीन के व्यापारी भी आए थे यहाँ पे। भाई चीन के व्यापारी कहीं छोड़ते नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे चीन के व्यापारी भी आए, जैसे चीन के व्यापारी लद्दाख में भी आए थे, तो यहाँ पर भी आए हैं चीन के व्यापारी। और यहाँ पर मतलब ये व्यापारी आए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे मतलब जैसे और कोई मतलब ऐसे ज़्यादा अंतर तो नहीं नज़र आता है चीन के व्यापारी का, पर अंतर नज़र आता है, दिखता है वैसे तो है, बट एक अंतर मतलब ये भी इससे पता लग जाता है, क्योंकि पता किससे लगाया जाता है कि मछली पकड़ने का जो जाल केरल के लोग जो प्रयोग करते हैं वो किसकी तरह दिखता है। जो जाल इस्तेमाल करते हैं ना वो किसकी तरह, चीनी जालों के हूबहू मिलते हैं, मतलब चीनी जालों से हूबहू मिलते नजर आते हैं वो, ठीक है। इसके कारण देख रहे थे कि भाई चीन के व्यापारी भी यहाँ पे आए थे। वैसे चीन के व्यापारी आए थे यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे दिखते हैं अपन को, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे चीन के व्यापारी आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। वैसे चीन के व्यापारी कभी छोड़ते नहीं है, वैसे चीन के लोग कहीं पे नहीं छोड़ते, थोड़ा सा अगर ज़मीन मिल रही तो वहीं पर बस घुस गए, तो ये सब चीन की तो आदत है। बाकी मतलब यहाँ पर अपन बात करें तो चीन के व्यापारी भी यहाँ पे आए थे, और इसका एक महत्वपूर्ण जो पता लगा सकता है वो जालों की वजह से, जो कौन मछली पकड़ने के लिए जो जाल का प्रयोग करते हैं केरल के वाले जो व्यक्ति होते हैं, जाल को प्रयोग करते हैं, उन्हीं की वजह से ये पता लगाया जा सकता है। और जो केरल की जो उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त, वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी व चावल खाते हैं। भाई केरल की ज़मीन है वो उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे व्यवस्थित है। अगर पानी है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, चावल की खेती ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ पे जलवायु है, ज़मीन उपजाऊ है, तो अधिकतर लोग वहाँ पे मतलब जैसे समुद्र से तो पकड़ते हैं मछलियाँ, और सब्जी वगैरह, चावल वगैरह वो इनका प्रमुख भोजन है, मतलब ये खाते हैं और इन्हीं से चलता है। तो केरल का यहाँ तक ये समाप्त हुआ। अब अपन ने केरल और लद्दाख के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा है, तो इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन दोनों के विविधता से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन दोनों के क्षेत्रों से, भौगोलिक कारणों से क्या व्यवस्था निकलता है, ऐतिहासिक कारणों से क्या व्यवस्था निकलता है। भाई लोग मतलब इतिहास जैसे समान, एक तरीके से समान नहीं होता है, समान नहीं देखा जाता है कि भाई वहाँ पर भी दूसरे देशों के लोग व्यापार करने के लिए आए, या फिर अलग जगह के लोगों को व्यापार करने के लिए लद्दाख में आए, तो यहाँ पर भी अलग अलग जगहों के लोग व्यापार करने के लिए आए। तो एक ऐतिहासिक तौर पर एक
एक ये समान पॉइंट है, बाकी अलग अलग पॉइंट भी हैं भाई। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आए, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आए, ठीक है, वैसे कई सेम धर्म के भी लोग आए हैं। तो एक तरीके से इतिहास और भौगोलिक कारण से ही यहाँ पे इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है। तो ये इसका निष्कर्ष देख लो, निष्कर्ष अपन पढ़ते हैं। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों से। केरल और लद्दाख दोनों भारत के हिस्से हैं भाई, दोनों भारत के हिस्से हैं, ये तो अपन को पता है। लेकिन दोनों का जीवन शैली, क्योंकि जीवन शैली और चेतना, सांस्कृतिक चेतना भाई, संस्कृतियों में मतलब जीवन शैली अलग है भाई, खान पीना अलग है, रहना सहना अलग है ना, ठीक है, व्यापार करना अलग है। तो हर चीज़ में एक जीवन शैली है वो अलग है, इनकी पहनावा अलग है। अब सांस्कृतिक मतलब यहाँ पे अलग तरीके के त्यौहार बनाए जाते हैं, अलग तरीके की संस्कृति पाई जाती है, अलग तरीके का पहनावा पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी संस्कृति और जो जीवन शैली है इन दोनों में मतलब बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर दिखता है अपन को, ठीक है। अंतर एक किसके कारण, भौगोलिक कारण भी है और ऐतिहासिक कारणों की से भी है, ठीक है। भौगोलिक मेन अंतर तो जीवन शैली और सांस्कृतिक है। जीवन शैली का जो कारण है वो भौगोलिक कारण बनता जाता, तो पर ऐतिहासिक कारण भी इनका एक महत्वपूर्ण कारण ही है, ठीक है। वहीं हम भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में अंतर भूगोल एवं इतिहास के कारण है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया भाई। दोनों क्षेत्र ने जो कौन से व्यापारी यहाँ पर आए, चीन के व्यापारी और अरब के व्यापारी यहाँ पर प्रभावित हुए, यहाँ पर आए और व्यापार करने लगे, ठीक है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों में मसालों की खेती संभव है भाई। केरल में कहाँ किसी खेती संभव है, ज़्यादातर मसालों की, और मसालों के कारण ही जो अलग देश के लोग थे, जो व्यापारी थे, वो क्या हुए, यहाँ पे केरल की तरफ आकर्षित हुए और यहाँ पे आके बसने लगे, ठीक है। वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन की, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था व्यापारियों का ना, ऊन। और कौन सा ऊन है, पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन कौन से, एक विशेष प्रकार की बकरी से पाया जाता था। तो इसी ऊन के कारण ही वहाँ यहाँ के व्यापारी मतलब आए और व्यापारियों को मतलब लद्दाख और केरल इन्हीं कारणों के कारण व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। तो इसके आगे वाले निष्कर्ष वाले एक दो पॉइंट हो रहे हैं वो अपन देखते हैं। इसके बाद में एक जो लास्ट वाला पॉइंट है, मेन पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म होता है। तो फटाफट इसको लिखिए आप एक बार, अपन करते हैं कंप्लीट। चलिए, ये 2 पॉइंट हो रहे हैं निष्कर्ष में, जो नोट के तौर पे मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको देखते हैं अपन एक बार। देखो मतलब अपने जो सब कुछ पढ़ा है केरल और लद्दाख के बारे में, जो भौगोलिक स्थितियों के बारे में, रहन सहन के बारे में, जो व्यापार करने के बारे में, उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण अपने जाने हैं, तो उनसे मतलब अलग निष्कर्ष के बारे में तो अपन उन चीज़ों से एक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इनसे किस प्रकार से विविधता उत्पन्न हुई और इनसे क्या अंतर होता है, इनसे निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। देखो, इस प्रकार पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन, उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है भाई। सांस्कृतिक जीवन मतलब है वहाँ की जो संस्कृति है, केरल की संस्कृति अलग है, लद्दाख की संस्कृति अलग है। अपन किसी भी राज्य की अगर संस्कृति देखेंगे तो उनका जो मतलब उन संस्कृति का जो गहरा रिश्ता किससे मिलता है अपन को, एक तो इतिहास से मिलता है, ठीक है। इतिहास से बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इतिहास के कारण ही वर्तमान की संस्कृति क्या है, निर्भर है। वर्तमान की इतिहास के कारण ही वर्तमान की संस्कृति वहाँ पे चल रही है। तो ठीक है, एक संस्कृति का जो महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, इतिहास और भूगोल होता है। भूगोल मतलब भाई रहना सहना और वातावरण के हिसाब से क्या व्यवस्था होती है वहाँ पे, किस प्रकार वातावरण होता है, किस प्रकार से उस वातावरण के कारण किस प्रकार लोग वहाँ का जीवन जीते हैं। तो उनसे मतलब ये अंतर, उनसे मतलब ये भूगोल है वो गहरा रिश्ता यहाँ पे दिखता है यहाँ पे, क्योंकि भूगोल और इतिहास के कारण ही सांस्कृतिक प्रभाव या फिर अपन देखें भौगोलिक जीवन पे या फिर जीवन शैली पे इनका एक गहरा रिश्ता दिखता है अपन को, ठीक है। यह अंतर ही विविधता है, विविधता को जन्म देता है भाई। ये जो अंतर होता है ना, ये अंतर होता है, जैसे लद्दाख के बारे में, केरल के बारे में अपने पढ़ा है, तो ये जो अंतर होता है ना, यही किसको जन्म देता है, विविधता को जन्म देता है। ये असमानता नहीं है, अपन अंतर बोल रहे हैं पर ये असमानता, अंतर है बट ये असमानता नहीं है। असमानता क्यों नहीं है, असमानता का मतलब होता है कि मानव प्रायोजित होती है भाई। असमानता मानव द्वारा प्रायोजित की जाती है, मानव द्वारा मतलब असमानता की जाती है, बट ये मानव द्वारा नहीं है, ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण है। तो ये असमानता नहीं है जो गैर बराबरी को जन्म देती है, ठीक है। असमानता नहीं है, ये विविधता है। क्या है, विविधता है। तो ये अपना पॉइंट खत्म हुआ। तो इसको लिखो आप फटाफट। एक लास्ट पॉइंट अपना बचा हुआ है, उसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर पूरा होता है। तो चलो इस चैप्टर का लास्ट अपन
पॉइंट पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं। वैसे अपना पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, बट ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं अपन, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, भाई सबको पता है कि अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, तो सभी मतलब पूरे भारतवासियों ने मिलकर उनका मुकाबला किया, उनका सामना किया, उनके विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है, तो उससे क्या क्या देखने को मिलता है कि भाई भारत के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक जो लोग होते हैं, बट है अलग अलग, विविधता अलग अलग है उनमें, बट सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। किसी में द्वेष की भावना नहीं है। ठीक है, बुराई की भावना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार तो विभिन्न धर्मों, भाषा एवं क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भाई अपने सबने देखा है, सबने अपने इतिहास पढ़ते हैं तब देखते हैं कि भाई सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़े और उनके खिलाफ आंदोलन किए, उनसे लड़े। ठीक है, जेल में गए, मर भी गए, किसी ने फांसी खाई, भगत सिंह ने फांसी खाई थी 22 साल की उम्र में। तो ये मतलब इतिहास अपन पढ़ते हैं तो उनमें अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो एक वो भी था, विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण था। भाई विविधता मतलब विविधता थी, बट सब एकजुट रहते थे। ठीक है, भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, या फिर अपन 1857 की क्रांति देख लो। ठीक है, ऐसे क्रांतियों थी, आंदोलन थे, उनमें अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल थे। ठीक है, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। वे जेल गए, अंग्रेज़ों के अलग अलग तरीकों से विरोध किया। भाई जेल भी गए, उनकी प्रताड़ना भी उन्होंने मतलब सहन की। ठीक है, अंग्रेज़ बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करते थे भारतीय लोगों को, तो सब चीज़ें सहन की उन्होंने, बट फिर भी विरोध किया, एक साथ एकजुट होकर उनका विरोध किया और उनको भगा दिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ये किन्होंने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है अपनी पुस्तक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ याद रखे होगा, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, या फिर ये पूछ सकता है कि भाई भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है। यह किसने अपनी बुक में अपनी बुक में किसने लिखा, तो आप बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए क्या कहा, अनेकता में एकता का हमें विचार दिया। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे हम जब आज मंडे हो गया तो अपन वेडनेसडे को आपको दूसरी क्लास मिलेगी, अगला चैप्टर मिलेगा। अब हफ्ते में 3 दिन आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन 12 दिन गुजर गए, ऐसा नहीं था। कुछ मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर मान लें कि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, इस वजह से कुछ दिन का 4-5 दिन ख़राब हो गए और कुछ काम था घर पे, तो इस वजह से टाइम निकल गया। तो पर अब ना ऐसा नहीं होगा, अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस आपको मिलेंगे। और दिन तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं हफ्ते में रेगुलर मतलब 6 के 6 दिन क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, बाकी हफ्ते में 3 दिन आपको क्लासेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अब इतना ही पढ़ते हैं। आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, अगला चैप्टर अपन पढ़ते हैं अगले। ठीक है, राधे राधे।